ये अभी बाकी है। जी नमस्कार, मैं शोभा अक्षर, प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यिक पत्रिका की सहायक संपादक अक्षर, आप सभी दर्शकों का कलिंग लिटरेचर फेस्टिवल के विशेष श्रृंखला जिसका नाम है भाव संवाद में स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेम में मेरे साथ कवि, अनुवादक, रंगकर्मी और डंके की चोट पर कह के कि मैं हिंदी की रोटी खाता हूं, और एक प्रख्यात कवि जिनका जस्टर बहुत ही विशाल है, विमोश शुक्ल जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो भाव संवाद का यह कार्यक्रम है वो विमोश शुक्ल जी द्वारा लिखित 2 किताबों पर आधारित है। पहली किताब का नाम है काजल लगाना भूलना, जिसमें विमोश शुक्ल जी की कविताओं का संकलन है और जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है और जो समर्पित है उनकी मां की स्मृति को और हिंदी कविता को लेकर अब तक हुई बहसों के नाम। दूसरी किताब जो है जिसका नाम है तुम्हें खोजने का खेल खेलते हुए, इसमें विष्णु खरे जी की कविताओं पर अपनी बात अपनी तरीके से संपादित किया और अपनी बात कही है विष्णु जी ने, और यह वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। इन 2 किताबों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक आरोप लगा देते हैं विमोश शुक्ल जी आप पर कि आपकी रचनाओं की शुरुआत ही होती है वाद विवाद से। वाह जी, वाद विवाद से रचनाओं की शुरुआत होती है और आरोप लगता है जी और आरोप लगता है कि आपकी कविताएं कविता नहीं गद्य हैं। विशेषकर काजल लगाना भूलना में संकलित एक कविता है लीलामय को लेकर ये बहस काफी हुई कि वो कविता नहीं गद्य है। लेकिन सवाल मेरा कुछ यूं है कि मुझे याद आ रहे हैं मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, क्योंकि मुक्तिबोध भी अक्सर पूछते थे और प्रकारांतर तक रघुवीर सहाय भी पूछते थे कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। तो इस विवाद को लेकर विमोश शुक्ल जी आपकी पॉलिटिक्स क्या है, और दूसरा कि मैं जैसा हूं मेरी कविताएं वैसी है या कहकर काम नहीं चलेगा। अरे सबसे पहले तो मैं कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल और उससे जुड़े हुए एक एक जिंदा शख्स का आपका शोभा जी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं बहुत बातूनी और प्रगल्भ व्यक्ति हूँ और बोलना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अपनी कविताओं और अपने गद्य के बारे में नहीं। ये एक ऐसा विषय है जो मुझ निर्लज्ज को भी सलज्ज बना देता है। मुझे अच्छा नहीं लगता उनकी कैफियत पेश करना, उनकी पैरवी करना, उनकी वकालत करना। दरअसल यहाँ इस अखाड़े में, इस पानीपत में, इस कसाई बाड़े में रहते हुए मैं जान गया हूँ कि जब मुझे ढंग से मिमियाना भी नहीं आता था तब भी हिंदी साहित्य संसार मेरा इतना प्यारा है अपने तमाम अधः पतन और अपने तमाम भ्रष्टाचार और अपनी सारी बुराइयों के बावजूद वो इतना प्यारा है कि किसी भी नवजात नवागत को वो जैसा भी हो सिर्फ और सिर्फ उसकी गुणवत्ता के कारण तुरंत मान्यता दे देता है। तो मैं उन प्रिविलेज्ड कवियों में से हूँ जिनको तत्काल मान्यता मिली, जिनको शुरुआती कुछ कविताओं पर ही हिंदी के सबसे ज़हीन और दानिशमंद लोगों ने पहचान लिया, जिन्हें पुरस्कार दिया गया, जिनकी कविता पर आलोचनाएं लिखी गईं और बहुत लंबे लंबे आलेख लिखे गए। तो मैं हिंदी से ये शिकायत नहीं कर सकता कि हिंदी ने मेरी सो कॉल्ड प्रतिभा को पहचाना नहीं। उसने तो झट से पहचान लिया।
और उसको लेके बहुत पॉलेमिक्स हुई। बिल्कुल शुरुआत से ये आरोप मेरे ऊपर लगाया जाता रहा, जिसे आज आपने अपने खूबसूरत शब्दों में दोहराया है कि यार ये गद्य है कि कविता है। तो मैं फिर वही कहूँगा कि अपनी सफाई में मैं क्या कहूँ। शमशेर बहादुर सिंह की वो उक्ति याद आती है, जी बात बोलेगी हम नहीं। मेरी कविता के पास अगर होगा तो ऐसे सारे सवालों का जवाब होगा ही। और अगर बहुत छंदोबद्ध ढंग से मैं कुछ लिखूं, तुकों की अधीनता को स्वीकार कर लूं अपनी चेतना में, और जो कविता का सो कॉल्ड तथाकथित वर्चस्वशाली विन्यास है उसको जैसे का तैसा स्वीकार कर लूं, और कोई नवाचार न कर पाऊं, कुछ तोड़ फोड़ न कर पाऊं, जो मेरे दिल में है उसको न कह पाऊं, तो मेरा कवि होना बेकार है। तो मैं कुछ कविताएं सुनाऊंगा आपको, उसी से फैसला बिल्कुल। हो कि वो गद्य है कि क्या है। शोभा जी। जी देखिए, विमर्श शुक्ल जी को जितना मैंने सुना है, जितना मैंने पढ़ा अब 2 किताबों के बाद और एक्सप्लोर किया, बूथ पर लड़ाई और 14 भाई बहन आदि बहुत कुछ पढ़ लिया मैंने। उसके अरे बाद मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे बिमल रॉय की याद आ गई, महान फिल्म निर्देशक, जिनके बारे में एक पत्रकार, सिनेमा पत्रकार थे, बहुत बड़े सिनेमा पत्रकार, बुरजोर खुर्शीद जी करंजिया, जिन्होंने कहा था कि बिमल रॉय साइलेंट थंडर हैं। तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अभी वेमेश जी ने जो जवाब दिया, यह कहना उस आधार पर कि हिंदी साहित्य के आज की तारीख में जो साइलेंट थंडर का अगर उपमा दी जाए तो वेमेश शुक्ल जी को दी जा सकती है। अब सर आपकी शुक्रिया कविताओं पर आते हैं। जी। जी। जस्ट टीयर्स, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि कोई औसत पाठक भी होगा जिसका साहित्य में रुचि ना हो और उसने यूं ही उठा ली हो ये कविता जस्ट टीयर्स सिर्फ देखने के लिए, तो एक जगह जहां जिसका मैं पाठ करने जा रही हूँ वहां वो थोड़ी देर के लिए जरा सा ठहर जाएगा। तो आपकी अनुमति हो तो 2-3 लाइन जस्ट टीयर्स से। जी बिल्कुल, बिल्कुल मेरी खुशनसीबी, आप पढ़िए बिल्कुल। जी। मेरी लुब्रिकेशन आवाज तो विनोद कुमार शुक्ल की तरह कम हो गया था। जी। वाह। लुब्रिकेशन विनोद कुमार शुक्ल की तरह कम हो गया था, हर चीज दूसरी चीज से रगड़ खा रही थी। जर्जर पांडुलिपियां एक दूसरे से रगड़ खाकर टूट रही। प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती की पांडुलिपियों का बंटाधार हो गया। भारतेंदु की कविता वर्धनी सभा और हरिश्चंद्र चंद्रिका की फाइलें पहले ही ठिकाने लग गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल संपादित हिंदी शब्द सागर को सभा के ठेकेदारों ने गैर कानूनी तरीके से पैसा लेकर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनाइटेड स्टेट्स की साउथ एशियन डिक्शनरीज नाम की वेबसाइट को बेच दिया है। यानी अब वह शब्द सागर बनारस में नहीं है, अमेरिका में है। लेकिन जैसा कि अमेरिकीकरण के हर आयाम के बारे में सच है, उसमें कुछ ना कुछ मजा जरूर होता है। वह शब्द सागर भी इंटरनेट पर लगभग मुफ्त देखा जा सकता है। ठीक है कि पिछले 50 सालों में यह डिक्शनरी एक बार भी अपडेट नहीं हुई है, होगी भी नहीं, लेकिन अब कम से कम देखी जा सकती है। एक मजा और भी है, इस बार पहले और दूसरे के बीच तीसरा तत्व है। हमारे और सागर के बीच अमेरिका है, और क्या तो लुब्रिकेशन है। लुब्रिकेशन, प्रतिरोध, प्रतिकार, और फिर इस कविता में आते हैं विनोद कुमार शुक्ल। तो क्या प्रभाव रहा विनोद कुमार, काफी प्रभावित नजर आया। आप अन्य कविताएं भी जो मैं पढ़ रही थी विनोद कुमार शुक्ल जी से, और उनकी हताशा कविता एक याद आ रही थी। और इस कविता के बारे में आपके अपने नजरिए से दर्शकों के लिए। विनोद कुमार शुक्ल को मेरी रचनाओं में बार बार पहचाना गया है शोभा जी।
ये बात ज़िरह में बहसों में बार बार उठी है कि विनोद कुमार शुक्ल मेरे यहाँ हैं। तो विष्णु खरे ने एक बार लिखा था कि विनोद कुमार शुक्ल से औद्धत्यपूर्ण साधिकार स्नेह के तहत बहुत तिर्यक ढंग से उनकी शैली को अगवा करते हुए व्योमेश अपनी कविता में ले आते हैं। विष्णु खरे थे, उनकी आलोचना जी। का एक अंदाज था। मैंने अगवा नहीं किया है विनोद कुमार शुक्ल को। अब भी जब भी कभी मैं न कुछ रायपुर जाता हूँ और मेरा व्याख्यान होता है तो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आदरणीय विनोद जी अपने सारे काम काज छोड़कर अपने खराब होते स्वास्थ्य को किनारे रख के उस व्याख्यान में शामिल हो जाते हैं और एक बात कहते हैं, मैं व्योमेश का बोलना सुनने आया हूँ। मैं क्या कहूँ, उनसे इतना भर सुन क्या बात के है। मैं सातवें आसमान पर चला जाता हूँ। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहा। हम लोगों ने दरअसल, विनोद जी तो ब्याज में प्यार कर रहे हैं हमसे, मूल में प्यार हमने किया है। वो शेक्सपियर का जो नाटक है हैमलेट, उसकी नायिका है ओफेलिया। बहुत ट्रेजिक जी। परिस्थितियों में ओफेलिया की मृत्यु हो जाती है। हैमलेट की प्रिया है वो। और उसी कथा में एक और चरित्र है जो ओफेलिया का भाई है, नायिका का भाई। उसका नाम है लेयर्टीज। तो ओफेलिया के मर जाने पर लेयर्टीज विलाप कर रहा है उसके मृत शरीर को थाम के, और तब तक हैमलेट बौराया हुआ सा अपने बावरेपन में पहुंचता है उस जगह पर। वहां उसकी प्रिया का शव रखा हुआ है और उसका भाई, प्रिया का भाई, डेड बॉडी का भाई, उसको पकड़ के विलाप कर रहा है। तो शोभा जी, हैमलेट कहता है लेयर्टीज से, अपनी प्रेयसी के भाई से, कि मत रो लेयर्टीज, तुम्हारे जैसे 1000 भाई भी ओफेलिया को उतना नहीं चाह सकते जितना मैं अकेले चाहता हूं। तो मैं अपने आप को विनोद कुमार शुक्ल की कविता के 1000 प्रशंसकों और पाठकों के बराबर मानता हूं। मेरी बीइंग, मेरी अस्ति, मेरा संभवन, मेरा होना विनोद कुमार शुक्ल के एक वाक्य के कारण संभव हुआ है। शोभा जी, मैं जी। बहुत आज से 10-15 मुझे लगता है कि करीब 20 साल पहले की बात होगी, अपने दोस्त के साथ मैं बनारस की एक पुस्तक दुकान में पहुंचा, जो दरअसल लाइब्रेरी जैसी है। उसका नाम भी बड़ा खूबसूरत है, विश्वविद्यालय प्रकाशन। तो जी, उन्होंने विश्वविद्यालय प्रकाशन, बनारस में सारी चीज़ों का बड़ा वो है ना, एक मिथकीय रहस्य में लिपटी हुई हैं। तो है एक साधारण सी किताब की दुकान, लेकिन नाम है विश्वविद्यालय प्रकाशन। जी। इसी बनारसी ठगी है, इसमें जाइएगा मत आप। ठग जी, हैं कि सब इंद्र तुम बनारस चले जाओ तब बरखा आए। वाह, ये भी बहुत अच्छी कविता है देवी भाई की। जी। तो मैं उस दुकान में पहुंचा तो शेल्फ में दीवार में एक खिड़की रहती थी, रखी हुई थी। मैंने उसे निकाला जी। और उसका बिल्कुल पहला वाक्य पढ़ा। दीवार में एक खिड़की रहती थी, शीर्षक वाक्य। उसके बाद पहले पेज पर लिखा था, उपन्यास में पहले एक कविता रहती थी। उसके बाद वाले पेज पर लिखा हुआ था, हाथी आगे आगे निकलता जाता था और पीछे हाथी के बराबर खाली जगह छूटती जाती थी। मोहन महर्षि ने, इस देश के अग्रणी रंग निर्देशकों में से एक मोहन महर्षि ने, दीवार में एक खिड़की रहती थी
नाम के विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास पर जब एक नाटक की रचना की, तो वो इस वाक्य को कि हाथी आगे निकलता जाता था और पीछे हाथी के बराबर खाली जगह छूटती जाती थी, को स्टेज की भाषा में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए। और पहले दृश्य के बिल्कुल पहले निर्देशक खाली मंच पर आता था और हाथ जोड़ के दर्शकों से माफी मांगता था इन वाक्यों के साथ, दर्शकों मुझे माफ कर दीजिए, मैं जो नाटक आपको दिखाने वाला हूं उसका पहला वाक्य था, हाथी आगे आगे निकलता जाता था और पीछे हाथी के बराबर खाली जगह छूटती जाती थी। इस वाक्य को मैं बदल नहीं पाया किसी और आर्ट फॉर्म में। तो आप इस खाली स्टेज को, जो मेरे अगल बगल, मेरे आगे और मेरे पीछे है, और जब मैं यहां से चला जाऊंगा तो पूरा खाली संभवतः नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं विमोद शुक्ल जी। मैं बैकग्राउंड पर टेक्निकल टीम जो है उनसे निवेदन करूंगी कि वो विमोद जी को पुनः जोड़ने का कार्य करे, और जब तक विमोद जी जुड़ते हैं तब तक उनकी ही कविता संग्रह में से जिस पर हम आगे बात करेंगे उसको पढ़ लेती हूं मैं। हाँ, मुझे इस पर भी बात करनी है कि मैं स्मृति की गंगा में नहाकर मुमुक्ष हो जाता हूँ। तुम एक शब्द लिखो साफ कागज पर गंगा, सुबह पाओगी कि वह कागज फिर से पेड़ हुआ जाता है। अद्भुत रचनाएं हैं और अद्भुत शख्सियत भी है, एक प्रखर वक्ता भी, जैसा हम सब जानते हैं। और लीलामय पर भी हम और बातचीत करेंगे। एक प्रेम था इस कविता संग्रह में एक कविता है जिस पर हम बातचीत करेंगे और बड़े दिलचस्प वाक्यांश हैं और भी बात करेंगे। जी शीतांशु जी, मैं चैट में देख पा रही हूँ। जी, शीतांशु जी ने मैसेज भेजा है जो उसको लीड कर रहे हैं टेक्निकल इश्यूज को, कि थोड़ी देर में विमोद शुक्ल जी जुड़ जाएंगे, और जुड़ गए। जुड़ना बहुत जरूरी था आपका सर, और जुड़ गए विमोद शुक्ल जी हमसे। जी, मैं वैसे भी जुड़ा हुआ था, ये तो जुड़ने का भौतिक प्रमाण है बस। शोभा जी, मैं ये बता रहा था कि मोहन महर्षि स्टेज पर आके दर्शकों से क्षमा मांगते थे और कहते थे कि ये जो खाली मंच दिखाई दे रहा है इसको हाथी के चले जाने से छूट गई खाली जगह मान लिया जाए। लेकिन दरअसल ये सब प्रपंच तो मुझे बाद में पता चला ना। उस दिन एक नौजवान ने वो पंक्ति पढ़ी, और सही आपसे कहूं, कहने में कोई संकोच नहीं, अब क्या संकोच करने से फायदा। मुझे लगने लगा कि मुझे ना उत्तेजना के मारे जैसे उल्टी आने लगी थी, जैसे पेट में 108 तितलियां उड़ रही हों और पेट से ऊपर की ओर आ रही हों, मुंह के रास्ते निकल जाएंगी 100 तितलियां। मैं हिंदी के वाक्य को विनोद कुमार शुक्ल की कविता ने और कविता के ही वजन पर उनके उपन्यासों ने बदला है। तो शिल्प की नव्यतम संरचनाओं में जाने का जो मोह था मेरे भीतर, वो विनोद कुमार शुक्ल को देखकर मानो अंशतः चरितार्थ होता था। मैं विनोद कुमार शुक्ल हो जाना चाहता था। उसी मोहासक्ति में प्यार 1000 गलतियां कराता है। और एक बात और है कि प्यार और जंग में सब जायज भी है। विनोद कुमार शुक्ल एक ऐसी मूर्ति हैं मेरे लिए कि तुलसीदास की एक पंक्ति है ना, सो जानही जिमि देहु जनाही, जानही तुम ही होए जाही। मतलब आप जिसे जितना जानते हैं उतना ही आप वैसे ही हो जाते हैं। तो मैं विनोद कुमार शुक्ल को जितना जानता गया उतना ही विनोद कुमार शुक्ल जैसा हो भी गया। और एक बात और शोभा जी मैं जोड़ूंगा कि विनोद कुमार शुक्ल जैसा
हो पाना, गुस्ताखी मुआफ हो, उसके लिए एक सर्टेन इंटेलेक्चुअल और नैतिक हैसियत चाहिए। जी। आप विनोद कुमार शुक्ल से असरअंदाज ही नहीं होंगे। अगर आप यथार्थ के कैदी हैं, यथास्थिति को यथार्थ मान के बैठे हुए हैं, कल्पना, ताजगी, नावीन्य, भाषा को लेकर के, वाक्य को लेके एक अच्छा वाक्य लिखने की ख्वाहिशें आपके भीतर कम होती जा रही हैं, आपकी शराब में पानी मिला हुआ है अगर, तो आप विनोद कुमार शुक्ल से प्रभावित नहीं हो पाएंगे। बस। तो पितृव्यता नाम की जो चीज होती है, वल्दियत नाम की, तो विनोद कुमार शुक्ल एक तरह से मेरे पिता हैं, रचनात्मक पिता। इस रचनात्मक पिता। जी। पिता, एक दादा, कविता है चाचा। उसमें। जी, सब कुछ रचनात्मक पिता। एक कविता है, एक प्रेम था और इसमें एक वाक्य है, क्योंकि आपकी कविताओं में मैंने देखा कि वाक्य को, सभी वाक्यों को आपने पूरा किया है और जो आगे के वाक्य हैं वो उससे लयबद्ध होते हुए उसको कहीं से भी शुरू कर देते हैं। अगर हमने पिछला वाक्य नहीं पढ़ा और दूसरा वाक्य शुरू कर दिया तो हम नई कविता भी नहीं शुरू कर सकते हैं। ये खासियत मैंने पाठक के तौर पर महसूस की। एक प्रेम था का एक पर्टिकुलर सेंटेंस है जिसको मैं पढ़ूंगी और हिमाकत कर रही हूं और फिर सवाल भी उससे जुड़कर पूछूंगी कि एक उसमें है कि वह पृथ्वी पर टहलने की बकवास प्रस्तावना था, उसमें आगामी हस्त मैथुन उबड़ खाबड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, उसमें शून्य का भूरा था, वीरपात के बाद का वैराग्य था उसमें। मैं यहीं पर दूंगी। क्यों? क्योंकि अब सवाल में आ रहा है न्यू रियलिज्म। जैसे हम इटली की फिल्में देखते थे पुरानी, तो उसमें न्यू रियलिज्म को बहुत चिल्ला चिल्ला कर उद्घोष किया जाता था कि यथार्थवाद के आगे एक नव यथार्थवाद। तो आपकी कविता विमेश शुक्ल जी एक प्रयोग कर रहे हैं हिंदी कविता में नव यथार्थवाद को लेकर। शोभा जी, नव यथार्थवाद, मेरी आवाज तो मिल रही है ना आपको? जी बिल्कुल सर। आपने तो मुझे डरा दिया है। नव यथार्थवाद बहुत बड़ा शब्द है। स्वयं यथार्थ भी मेरे लिए बहुत बड़ा शब्द है। मुझे याद आता है कि सोशलिज्म की एक परिभाषा मैंने पढ़ी थी, तो सर हेनरी फेयोल की एक परिभाषा राजनीति शास्त्र के पर्चे के लिए हम लोग याद करते थे कि सोशलिज्म इज लाइक हैट दैट हैज लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीबडी वियर्स इट। एक ऐसा टोपा जिसका आकार खत्म हो गया है क्योंकि सब लोग उसको अपने सर पे पहनते हैं। तो नव यथार्थ आपने बहुत आदर के साथ, बहुत स्नेह, प्रीति और बहुत गहरे ऑब्जर्वेशन के साथ उसे कहा है। मैं तो उसको एक अनुभव को दर्ज करने की ईमानदारी की तरह देखता हूँ। अगर आपको याद हो तो अबू गरीब की जो जेलें थी, जो इराक में अमेरिकन आर्मी ने बनाई थी, उन जेलों के बारे में हमने ऐसे चित्र देखे थे अल-कायदा के नेटवर्क पर और ऐसे विवरण पढ़े थे। बाद में मैंने एक इस्पाहानी मूल के बहुत बड़े अमेरिकी कवि, अनुवादक, पत्रकार एलियट वाइनबर्गर की एक किताब व्हाट आई हर्ड अबाउट इराक का हिंदी में अनुवाद भी किया था, जिसका नाम था मैंने इराक के बारे में जो सुना, जो हिंदी की प्रतिष्ठित मैगजीन पहल ने अविकल पूरा का पूरा छापा था। ये बात है 2005-06 की, अब तो बहुत समय हुआ। तो उस किताब में भी वो डिटेल आता है, वो तफसील आती है कि एक महिला जेलर युद्ध बंदियों को बिल्कुल नंगा करके
एक दूसरे के ऊपर किसी कलाकृति की तरह लेटने को बाध्य कर देती है जी। और उनके यौनांगों को उत्तेजित करती है। ये यातना की चरम सीमा थी मेरे ख्याल से, और बिल्कुल। ये मनुष्य के पौरुष पर आक्रमण का एक ऐसा अनूठा बिंब था जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता था, मानो ये सब मेरे साथ हुआ हो। तो वो जिसे मैं हस्तमैथुन कह रहा हूँ, उबड़ खाबड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, उसमें मैं हाँ। एक तरह का आत्महनन तो कर ही रहा हूँ, खुद को पहचानने की कोशिश, खुद जैसों को पहचानने की कोशिश, लेकिन मेरे मन में कहीं वो इमेजरी भी काम कर रही थी, अबू गरीब वो की जेल की, स्ट्रक्चर, वो साम्राज्य। हाँ, तो वो ऐसे कविता में चला आया है। अब इसको अगर आप नव यथार्थवाद कहेंगी तो मैं खुश होऊंगा, और क्या। बस नहीं, नौ यथार्थवाद का इसलिए आया जहन में मेरे, क्योंकि यथार्थवाद जैसे विनोद कुमार शुक्ल जी का एक है ना कि आंखें बंद कर लेने से अंधों की दृष्टि नहीं पाई जाती, तो एक यथार्थवाद का एक समीकरण है। और फिर जब मैंने ये कविता पढ़ी कि एक प्रेम था, मुझे लगा कि शायद यथार्थवाद से कहीं और आगे जा रहा है, क्या यथार्थवाद बात। के साथ प्रयोग करने का प्रयास किया गया है, और इसलिए मुझे मेरे जहन में नव यथार्थवाद का शब्द आया। बहुत अच्छा, जी। बहुत ही मूल्यवान ऑब्जर्वेशन है, और ये मेरी कविता न होती तो मैं बहुत खुश होता। लेकिन निजी तौर पर आपको बधाई देता। शुक्रिया सर। अम, एक आपके पास एक पूंजी है अनुभवों की, और मैं ये देख पा रही थी कि चाहे वो परिवार को लेकर, चाहे वो समाज को लेकर, या आपके आसपास जो भी घटित हो रहा है उनको लेकर, आपके पास एक अनुभवों की पूंजी है। आपने अपनी कविताओं में उनमें से तलाश जितना कुछ भी निकाल सकते थे एक ऑब्जर्वर के तौर पर, वो आपने तलाश करके समाहित किया है। मैं वो कविता भी पढ़ रही थी कि कुछ और मैं ये महसूस कर पा रही थी, क्या आपको महसूस होता है कि अभी भी बहुत कुछ है जो आप के लिए, क्योंकि आप बीच में एक लंबा अंतराल हो गया था कविता संग्रह को लेकर आपके, तो वो उस अंतराल के बारे में आपको लग रहा था कि बहुत कुछ है जो अभी ऑब्जर्वेशन तो कर लिया है, लेकिन वो छूट गया है कहीं ना कहीं कि किसको संकलित करना है, किसको नहीं करना है, और फिर आपने फिर से संग्रहित किया। बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल मुझसे पूछा जाता है बार बार। इस कविता संग्रह के लोकार्पण के मौके पर अविनाश मिश्र ने भी ये सवाल मुझसे पूछा था, हमारे कवि मित्र, जी। आलोचक मित्र अविनाश ने। शोभा जी, जी। ये अंतराल किंचित बदले हुए रूप में उन्होंने आरोप की तरह पूछा था हमारे साथी ने, और आप जिज्ञासा की तरह उसको जी। तो 2009 में फिर भी कुछ लोग, जो मेरा पहला संग्रह था वो प्रकाशित हुआ, ये वाला जिसका ऐसा कवर है, जी। और ये फिर भी संग्रह कुछ लोग 2000 राजकमल हाँ प्रकाशन से। 2000 हाँ, ये 2020 में आया, काजल लगाना भूलना। जी। 11 साल का अंतराल है। 2009 के में प्रकाशित एक कविता के लिए 2010 में मुझे भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी मिला। तो जी। हिंदी ने इतनी जल्दी मुझे पहचान लिया था, और मेरी कविता के पक्ष और विपक्ष में इतना सारा कुछ कहा जा चुका था कि एक तरह से महज कुछ वर्षों में, 4-5 वर्षों में, मैं, जैसा पाब्लो नेरुदा अपनी एक कविता में कहते हैं, कहाँ पाब्लो नेरुदा कहाँ मैं, वो कहते हैं कि ऐसा है कि मैं आदमी होने से थक गया हूँ। तो मैं उन्हीं के शब्द बदल के कहना चाहता हूँ कि मैं कवि होने से कुछ थक गया था।
जी मतलब मैं तो जो भी करता हूँ शोभा जी, पूरा वक्ती 24 घंटे वही काम करता रहता हूँ। तो 2009 में 10 में 9-10 के बीच कभी अचानक एक दिन ऐसा आया कि मैं कवि होने से ऊब गया, और ऊबने के बाद मैं क्या हो गया वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ तो है जिसकी मैं पर्दादारी है। केवल फॉलो से देख, अनुरोध करती हूँ कि इस जवाब के लिए एक और सेशन तैयार करें, और मेरी खुशनसीबी होगी कि उस कार्यक्रम में विमल शुक्ल जी इसका जवाब देंगे। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी जी है। तो मैं नाटक करने लगा बुनियादी रूप से, और नाटकों की रिहर्सल्स में, नाटकों के प्रदर्शन के लिए होने वाली यात्राओं में, नाटकों के प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध करने में, और ओवरऑल जो कल्चर इंडस्ट्री है उसके भीतर जा करके, मैं आउटसाइडर होके कहीं रह नहीं पाता। कविता के भीतर था तो कविता का इनसाइडर था, नाटक के भीतर गया जी तो नाटक वाले मुझे सिर्फ कवि होने की कीर्ति दुष्कीर्ति की वजह से एक अच्छा नाट्य निर्देशक मानने को तैयार ही नहीं थे। तो मैंने नाटक की दुनिया में बहुत जी पापड़ बेले। मैं अच्छा काम करता था और वो ये मानते नहीं थे, और तमाम मूर्धन्य जिसमें अशोक वाजपेयी, विष्णु खरे, मंगलेश डबराल आदि आदि बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग शामिल हैं, वो एक दूसरे से बातचीत में और जी सार्वजनिक रूप से ये कहते पाए जाते थे कि व्योमेश बर्बाद हो गया और वो नाटक करने लगा, मानो नाटक करना जी बर्बाद हो जाने का कोई सर्टिफिकेट हो। बहरहाल मैं नाटक करता रहा, बहुत मेरा वर्तमान बहुत प्रबल था, और उस वर्तमान जी की स्मृति बनना आज तलक बाकी है। मेरे पास अनुभवों का एक अपरिमित अव्याख्येय कोश जमा होता जा रहा है। मेरे मोबाइल में साहित्यिकों के नहीं, अलग अलग शहरों में टैक्सियां चलाने वाले लोगों के नंबर हैं, अलग अलग जी शहरों में लाइट किराए पर देने वालों के नंबर हैं, अलग अलग शहरों में वेशभूषा किराए पर देने वालों के नंबर हैं, छोटे छोटे अभिनेताओं के, वेंडर्स के, संस्कृति विभाग के अधिकारियों के, प्राइवेट इवेंट मैनेजर्स के नंबर हैं। तो क्या जी मेरे अनुभवों का कोश, मुक्तिबोध ने कहा था कि अच्छे साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन आवश्यक है। निर्वासन बहुत जरूरी है। जी तो वो निर्वासन मैंने चुना भी है और मुझे मिला, जी लेकिन इस परिस्थिति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। 2014 में होने वाले आम चुनावों के समय जिस मैं तरह आने की वाली थी उस पे। अधिकतम राजनीतिक सक्रियता संभव थी मैंने की। जी जी उसके बाद जो कुछ मेरे मुझसे बन पड़ता था मैंने किया। मुझ पर आरोप लगे, मैंने उनका बहुत हंस के सामना किया, जैसे करना चाहिए। जी और मैंने बहुत सारा अनुभव अपने पास इकट्ठा किया, जी और खुद को अच्छी लगने वाली, हो सकता है कुछ हार्मोन्स का मामला हो, कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों का मामला हो, इस अंतराल में जो कविताएं मैंने लिखी हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। पहले वाली तो सबको प्रिय हैं, फिर भी कुछ लोग वाली, लेकिन काजल लगाना जी भूलना की कुछ कविताएं हैं जो मुझे बहुत प्रिय जी हैं। उसमें से जी मैं कुछ आपको सुनाता हूँ, बिल्कुल क्योंकि सर, बिल्कुल। एक छोटी सी कविता है, इसका नाम है गुजरना। जी इतनी बीहड़ क्रूरता के साथ बसे देश में सिर्फ तुम्हारे घर के नीचे अफसोस कभी ट्रैफिक जाम नहीं लगता जिसमें फंसा जा सके, वहां से ख्याल की तरह गुजरना होता है।
क्या बात है। अब एक कविता है, उसका शीर्षक है दोनों एक ही बातें हैं। ऋतुओं के विहसते सूर्य की तरह, ऋतुओं के विहसते सूर्य की तरह, दोपहर की झपकी की तरह, गर्भ की तरह, प्यास या खास तुम्हारी शर्म की तरह, क्रूरतम अप्रैल में मई के आगमन की तरह। मैं रहा तो था थकान की तरह, मोजों के पसीने में तुम्हारे, वर्तनी की भूलों में, क्रियापदों के साथ, लिंग के लड़खड़ाते रिश्ते में, तुम्हारी नाराजगी में, खुद को न देख पाता हुआ या सिर्फ खुद को देखता हुआ, या दोनों एक ही बातें हैं। या दोनों एक ही बात है। क्या बात है सर। तो अब जैसे एक कविता, छोटी सी एक वाक्य, कभी कभी शर्म भी आती है होठ पे। हमेशा आत्म प्रशंसा का यही स्तर नहीं रहता मेरे भीतर, जैसा ऐन इस पल में है, न जाने क्यों। जी इस कविता का नाम है क्यों। जी। इतने गौर से क्यों सुनती हो तुम, आंखों से क्यों सुनती हो। आंखों से क्यों सुनती हो। जी बस इतना ही। तो इस तरह की कविताएं, जो मुझे पता था कि जो सो कॉल्ड राजनैतिक प्रगल्भता के लिए मुझे लक्षित किया गया था, और मैं दुश्मन को उसके नाम, पते और ठिकाने के साथ, यहाँ तक कि पोलिंग बूथ के भीतर भी पहचानता था, उसके बरक्स जी। जब मैं प्यार की कविता लिख रहा था 30 पार का होने के बाद, तो मुझे खुद भी अजीब लग रहा था। और मैंने अपनी कविता के अभ्यस्त पाठकों को नाराज करने का जोखिम तो लिया था ना। जी उनको अब उसका मजा ये आया कि मैंने अपनी कविता के नए पाठक खोज लिए, उसको प्यार करने वाले, उसको अपने ढंग से सहेजने वाले नए लोग मिले। और जी। सोशल मीडिया ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हमको ये आत्मविश्वास दिया है कि हम महज आलोचना नाम की संस्था के और आलोचक नाम की सत्ता के मुखापेक्षी नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जी। जिन्हें हम नहीं जानते, और जो हमारी कविता पढ़ के बेचैन हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, कई बार नाराज हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं। उनके उन इमेंस माइंड्स के हों। आपकी आवाज कट गई सर। मैं यही कह रहा था कि उस जी इमेंस माइनॉरिटी के, उस अपार अल्पसंख्यक समाज के, जिसे मैं देख नहीं सकता था नंगी आंखों से, उसके होने विमर्श जी, एक बार एयरफोन निकाल कर अगर हम बातचीत करें, मुझे लग रहा है बीच में ना वॉइस एकदम रुक रही है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो धारा प्रवाह तारतम्यता बीच में अखर रही है। नहीं, आवाज आ रही है आपकी। शितांशु जी, अगर आप कुछ कर पाए। हाँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, कुछ इशू हो रहा है। पर जैसा कि मैंने पहले कहा था
कि व्योमेश जी हम सबसे जुड़े हुए हैं और अब और ज़्यादा नज़दीकी तौर पर जुड़ गए हैं हम। तो टेक्निकल इशू इतना खास मायने नहीं रखती, थोड़ी देर में पुनः हमसे जुड़ेंगे और फिर हम बात करेंगे काजल लगाना भूलना के कवर पर जो आकृति है उसको लेकर। बुक के कवर के बारे में भी बात करेंगे, बहुत लुभावना और आकर्षक है, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ और लेकिन बीच बीच में क्योंकि मैंने किंडल पर ये किताब पढ़ी, प्रयास करती हूँ आपको दिखाने का। कुछ और ऊंचा कर दीजिए इसको। मैं दिख रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है शोभा जी? जी सर, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है सर। ठीक है, मैंने सिस्टम ही बदल दिया, मतलब मैंने वो उसकी बजाय दूसरा फोन इस्तेमाल कर लिया। जी शुक्रिया सर। अब तो हमारे मैं ये दर्शकों को जो जी आप बोलिए ना, दरअसल आप मुझसे अच्छा मैं बोल ये रहे बोल रही मैं बस कान पकड़ सकती हूँ सर इस बात पर। हैं। अरे अ, मैं ये बोल रही थी कि ये जो में अड़चन आ रही थी टेक्निकली, अब वो दूर हो गई है, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है और हम अब संवाद को और खूबसूरत तरीके से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हम्म, जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी, आप अपनी बात पूरी करिए सर। मैं तो वही कह रहा था, मैं सोशल मीडिया की उपस्थिति से आश्वस्त हुआ बतौर रचनाकार और एकदम आत्मस्थ होकर, एकदम इंट्रोवर्ट होकर महज खुद के लिए एक ऐसी भाषा में बात करने का हौसला दिया है सोशल मीडिया ने, जिसको कहीं से क्वालिफाई होना दरकार नहीं। बिल्कुल क्योंकि सच्ची कविता लिखने वाला मेरा मन कहता है वही निकलेगा जहां कविता का मूल्यांकन करने वाला तंत्र नहीं होगा। विश्वविद्यालय, जी प्रकाशन संस्थान, कविता को नंबर देने वाली सत्ताएं जहां नहीं होंगी, वहीं एक कबीर, एक मीर, एक रैदास पैदा होगा। जी मैं दूसरी किताब पर भी हमें आना है, लेकिन एक चीज जो छूट रही है मैं चाहती हूँ उस पर जरूर बात हो, काजल लगाना भूलना के कवर पृष्ठ को लेकर, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही आकर्षित करती है हमें और फिराक गोरखपुरी याद आते हैं कि आंखों में जो बात हो गई तो इश्क हयात हो गई। और ये बहुत ज्यादा दर्शक देख पा रहे हैं। व्योमेश शुक्ल जी, इसके बारे में बताइए, किस्सा बताइए इसके पीछे का पूरा। बहुत मुख्तसर सा किस्सा है और एक जी डाक टिकट के पीछे लिखा जा सकता है। जी इस देश के जाने माने चित्रकार, अग्रणी कलाकारों में से एक आदरणीय अखिलेश जी ने ये कवर डिजाइन किया है। अब एक किस्सा और है जो मैं जरूर सुनाऊंगा। एम.एफ. हुसैन साहब जब जलावतनी के दिन काट रहे थे दुबई में, तो जी अखिलेश जी अपनी एक किताब के सिलसिले में अक्सर उनसे मिलने दुबई जाया करते थे और हुसैन साहब रजा साहब की ही तरह भारत में खास तौर पर हिंदी में लिखी जा रही कविता से खुद को बहुत इंगेज महसूस करते थे और अखिलेश उनके मित्र, उनके जूनियर, उनके पुत्र, उनके शिष्य जैसे थे। तो अखिलेश जी से वो बार बार पूछते थे कि इन दिनों हिंदुस्तान में कौन कविता अच्छी लिख रहा है, बताओ। अखिलेश जी मेरी पीढ़ी के पहले की पीढ़ी के कुछ कवियों को बहुत ध्यान से, उनके रीडर थे, उनके आलोचक भी, उनको पढ़ा था उन्होंने, लेकिन मेरी कविता से बहुत स्नेह था उनको, तो उन्होंने मेरी कुछ कविताएं हुसैन साहब को सुनाई और मेरा कविता संग्रह लेके वो दुबई गए, पहला वाला कविता संग्रह, ये वाला, जी ये कविता संग्रह। तो हुसैन साहब को वो कविताएं बहुत पसंद आई
और उन्होंने कहा कि हम दुबई में एक काव्य पाठ रखेंगे 5 कवियों का, हिंदी के 5 कवियों का, और उसमें ये लड़का भी होगा व्योमेश। तो अखिलेश बहुत खुश हुए जी और वो भारत आए तो उन्होंने बताने के मकसद से नहीं, यूं ही मुझसे कहा कि चलना है दुबई और हुसैन साहब तुम लोगों की कविता सुनेंगे। लेकिन जी वो सपने पूरे नहीं होते, हुसैन साहब नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया। हम लोग जब भी जाते थे भोपाल भारत भवन, रविंद्र भवन नाटक करने, तो अखिलेश जी का भाषण देने, कविता पाठ करने, अहेतुक अकारण स्नेह मुझे मिलता था। अब जैसे मैं भारत भवन के अंतरंग में रिहर्सल कर रहा हूं, तो बाहर से थोड़ा सा नाश्ता और एक पैकेट सिगरेट वो किसी से भिजवा देते थे कि व्योमेश को दे देना, खा ले। और फिर रात के जो सत्र होते थे, लेकिन जब ये कविता संग्रह छपेगा ये तय हो गया, तो मेरा मन न जाने क्यों अचानक संकल्पित हो गया कि जैसा भी होगा इसका कवर अखिलेश जी बनाएं। और जी मैंने उनसे कहा फोन करके कि आप कवर बना दीजिए। तो बोले कि यार बच्चों का खेल है क्या कवर बनाना, कि कह रहे हो बना दीजिए, इसमें समय लगेगा। मैंने कहा 24 घंटे का समय है, जी और अगर 24 आपसे घंटे का नहीं समय। बनता है, हाँ, अगर आपसे नहीं बनता है तो अपनी कोई पेंटिंग दे दीजिएगा, हम लोग वही लगा लेंगे। तो बोले कि जी ठीक है, अब 24 घंटे बाद तय करेंगे। तो 24 घंटे तो नहीं, लेकिन जी 48 घंटे बाद उन्होंने वो कवर जी मुझे मेल कर दिया और कहा कि यही छपेगा। अब मैं और राचमल प्रकाशन के एडिटोरियल डायरेक्टर सत्यानंद निरुपम कवर मिलने के बाद इस पर विचार करने लगे कि ये कैसा कवर है। कविताएं बहुत जी समकालीन थी, बहुत पॉलिटिकल, बहुत प्रासंगिक, और इसमें काजल लगाना भूलना वाला बिंब जिस तरह से अखिलेश जी ने जी समझा और पकड़ा था, वो थोड़ा सा मिथकीय था। तो हम लोग कहने लगे जी कि गड़बड़ हो गया लगता है। आपस में एक अंतरंग बातचीत में, पता नहीं मुझे डिस्क्लोज करनी चाहिए कि ये नई बातें, लेकिन एक कवि को कुछ छिपा के नहीं जी रखना चाहिए। और जैसे अखिलेश जी हम जी लोगों के आदरणीय हैं, वैसे ही सत्यानंद भाई पर भी हमारा अधिकार है। तो हम लोग आपस में बहुत देर तक हंसी ठट्ठा करते रहे व्हाट्सएप पर बातचीत में, और फिर हुआ कि अब कवर बन गया है तो छपेगा तो यही। सत्यानंद जी भी तैयार हो गए, कवर प्रकाशित हुआ। पुस्तक मेले की भागम भाग और हड़बोंग में वो संग्रह एक दिन आ गया। वो संग्रह जिस दिन आया किसी को पता नहीं था कि उस दिन आ जाएगा। उसके बाद कमबख्त कवर की तारीफ होने लगी। वो सब लोग जो जी मिले हैं वो कवर की प्रशंसा करें। कवर ने ऑब्सेस्ड किया, कवर के निंदक भी बेशक सामने आए, लेकिन कवर ने छेक ली तमाम सारी जगह है। तो मुझे लगा कि ये काम जिसका ताना बाना प्यार से बना हुआ था, वो बहुत बेहतर हुआ। जी तो अंततः ये कवर, और फिर इसके बाद जो किताब आज इसके बाद जिक्र में आने वाली है, तुम्हें खोजने का खेल खेलते हुए, जी जिसे वाणी ने छापा है, इस किताब का कवर इस देश के उतने ही महत्वपूर्ण एक और चित्रकार मनीष पुष्कले ने बनाया। जी दरअसल ये उनकी एक जी पेंटिंग है। इस कवर के लिए भी हम लोगों ने बहुत मेहनत की। मनीष जी ने, जो हम लोगों के उस्ताद जैसे हैं, बड़े भाई जैसे हैं, जी मैंने उनको बहुत छकाया, लेकिन उन्होंने फिर अत्यंत उदारता के साथ, और एक पेंटिंग भी मुझे दे दी। मैं कभी आपको दिखाऊंगा शोभा जी, अपनी एक न जाने कितनी कीमती बिल्कुल सर। पेंटिंग। और बिल्कुल लॉकडाउन के और कोरोना संक्रमण के चरम दिनों में पिछले बार हम उनके घर 7-8 लोग, जैसे अभी आपको दिखाए थे 7-8, हम पहुंच गए, और उनके माथे पर एक जी शिकन तक नहीं थी कि तुम लोग क्यों आ गए। और बहुत देर तक हम लोग उनसे, अचानक से इतने ज्यादा लोग। हम्म, तो आप जो कुछ हैं दूसरों से, अन्य से मिले प्यार के ही कारण है। सच तो ये है। जी मैं काजल बहुत भूलना ज्यादा को तो लेकर बोल नहीं कई रहा हूँ। सारे नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये सेशन 2 घंटे का होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास इतने
सवाल हैं और संवाद करने के लिए इतने सारे विषय मैंने हेडलाइंस किया, अंडरलाइन किया। एक और दिन क्यों, जिसमें आप कहते हैं काजल लगाना भूल गई थी, इसलिए वो नरेंद्र मोदी वाला प्रसंग है। फिर 2014, फिर वो विष्णु खरे जी का वो भाषण जो उन्होंने बनारस में बोला है, उसका पूरा एक लंबा चौड़ा जो एक दस्तावेज है, और बहुत कुछ है। लेकिन अब जो है मैं समय को देख रही हूँ और संचालक होने के नाते मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो अब मैं तुम्हें खोजी का खेल खेलते हुए पर आती हूँ, और जो कुछ छूट गया है काजल लगाना भूलना में, वो सबको पूरा करेंगे। और एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर उसको संग्रहित करूंगी मैं बाद में, जब भी आपसे मुलाकात होगी। ये किताब तुम्हें खोजने का खेल खेलते हुए ये वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है, और इसमें लिखा हुआ है शुरुआती तौर पर ही जो पन्ने होते हैं, समर्पित पन्ना जो होता है मंगलेश डबराल के लिए। तो इस किताब को करने का, लिखने के पीछे का एक छोटा सा किस्सा, और फिर मैं एक नाम लेना चाहूंगी अजीत राय जी का, और शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उद्भावना पुस्तिका में जो 20 पन्नों का निबंध विष्णु खरे जी ने विमेश शुक्ल जी के लिए लिखा था, वो मुझे प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि मेरी जो ये जिसे हम कार्यक्रम के पहले का सो कॉल होमवर्क कहते हैं, वो मैं कर सकी। तो शुक्रिया अजीत राय जी, शुक्रिया विष्णु खरे जी, उद्भावना पुस्तिका का। और इस किताब को लेकर कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसको लेकर कुछ बताएं सर। मेरे पास कहने को कुछ है नहीं शोभा जी। मैं विष्णु खरे को बहुत प्यार करता था, उनकी कविताओं को, और मैं उनको चिट्ठियां लिखता था उनकी कविताएं पढ़ के, और मैं बाकायदा समीक्षाएं लिखता था। मेरी समीक्षाएं सद्भाव जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में छपती थी, लोग उनका संज्ञान लेते थे। ये मैं 2003-2004 की बात बता रहा हूँ, और मुझे सपने में भी ये पता नहीं था कि मैं कवि हूं, या हो सकता हूं, या हो जाऊंगा। अरे वाह, एक से एक लोग देख रहे हैं। गीता जी सलाम। जी गीता सलाम आपको जी। तो मैं विष्णु खरे को उनकी कविताएं पढ़ के छोटी छोटी चिट्ठियां लिखता था, और जब मैंने जीवन में पहली बार अपनी 3 कविताएं लिखी, ये 2005 की बात होगी, तो मैंने उनको 3 कविताएं हाथ से लिखी हुई भेज दी। वो मुझे नहीं जानते थे, उन्हें जानना भी कहाँ जरूरी था मुझे। मैंने नीचे लिखा था कि सर, अगर ये हास्यास्पद लगा तो स्थगित हो जाएगा, और मैंने कविताएं भेज दी स्पीड पोस्ट से। उनके जवाब का इंतजार करने लगा। कुछ दिन बाद उनका एक पंक्ति का पत्र आया, तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी है। तो बात खत्म हो गई। मैं समझ गया कि मेरी कविताएं खराब हैं। वो कविताएं और उससे अलग कुछ कविताएं नया ज्ञानोदय के युवा लेखन अंक में कालिया जी ने प्रकाशित की। तो एक दिन कालिया जी का मेरे पास फोन आया, एक शाम 2006-07 की, और कालिया जी ने कहा कि यार विष्णु खरे तुम्हारा नंबर मांग रहे थे। तो मैंने कहा कि दे तो नहीं दिया आपने? तो उन्होंने दे दिया था मेरा नंबर। तो मैं बहुत शिद्दत से विष्णु खरे के फोन का इंतजार करने लगा। उनका फोन आया जी, और उन्होंने कहा कि ये कविताएं तुमने लिखी हैं? तो मैंने कहा कि हाँ मैंने लिखी हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम वही हो जो मुझे कभी कभी चिट्ठियां लिखते हो? तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने आपके अनुवाद पढ़ के, आपकी कविताएं पढ़ के चिट्ठियां लिखी हैं, और 3 कविताएं दिखाई थी, तो आपने कहा था कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है। बस बात खत्म हो गई। अब मेरे सारे दोस्त जो दरअसल कवि थे, मुझे फोन पे बताते थे कि विष्णु खरे ने उनकी कविताएं पढ़ी, और उनको लंबे फोन किए, चिट्ठियां लिखी। मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं था, तो मैं क्या बताता उनको। और एक बात मैं बहुत सख्ती से जिसके लिए पाबंद हूं कि मैं अपना प्यार किसी को बताता नहीं।
अगर जी कोई मुझे प्यार करता है और मैं किसी को करता हूं तो मैं उसके प्रदर्शन में यकीन नहीं करता। तो विष्णु खरे ने मेरी कविताओं के लिए जो कहा था वो मैंने एक व्यावसायिक नैतिकता का पालन करते हुए किसी को नहीं बताया। और उस समय आपको जी पता ही होगा कि वो अंकुर मिश्र पुरस्कार जो है, जिसकी जी ज्यूरी बहुत, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि हाँ, विश्वनाथ त्रिपाठी जी के दबाव में मैंने लिख दिया, लिखना था, लेकिन बाद में जब उन्होंने पढ़ा तो उनको रियलाइजेशन हुआ और उसको उन्होंने शब्दशः इस निबंध में लिखा है, दूसरे पार्ट में, 2 भागों में ये लिखा हाँ। है उन्होंने आपके लिए। तो वो पुरस्कार जो है विष्णु जी की वजह से मुझे मिला। अ, विष्णु खरे, मंगलेश डबराल, नामवर सिंह और विश्वनाथ त्रिपाठी के निर्णायक मंडल ने लोक साहित्य अकादमी पुरस्कार पाके बड़े गौरवान्वित हो जाते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत जी आकाश नक्षत्र मंडल ने वो पुरस्कार दिए हैं, और सिर्फ मुझे नहीं, मुझसे पहले के 4 कवियों को भी, कि वो तो बहुत एक ऐतिहासिक और यादगार सिलसिला था हिंदी कविता को। और वो पुरस्कार समारोह बहुत शान से होता था, जिसमें पुरस्कृत कवि अपनी जी कविताओं का पाठ करता था, अपनी रचना प्रक्रिया पर बात करता था, और पुरस्कृत कवि की कविताओं पर आलोचनात्मक वक्तव्य होते थे। वैसे आयोजन हिंदी में होना बंद हो गए हैं। अब जैसे मिसाल के लिए भारत भूषण अग्रवाल जी पुरस्कार है, वो 5 साल में अव्वल तो एक बार उसका समारोह होता है, 5 कवियों को जी क्रमशः मंच पर बुलाया जाता है और वो अनुशंसाएं पढ़ी जाती हैं जो एक पैराग्राफ की होती हैं और 1 मिनट में पढ़ ली जाती हैं, और बस समाप्त हो जाता है समारोह। तो कविता पर बहस का और आलोचना का माहौल ही नहीं बन पाता। लोग कहते हैं कि बड़े पुरस्कार हैं, बड़े सम्मान हैं, बड़ी प्रशस्तियां हैं। दरअसल कोई पुरस्कार नहीं है जो रचनाकार को पुरस्कृत करता हो। कहाँ है पुरस्कार? श्रीकांत वर्मा पुरस्कार है? नहीं अंकुर है मिश्र सर। पुरस्कार है हमारे बीच? आप देखिए कि देवी शंकर अवस्थी इकलौता पुरस्कार है जिसमें अब तलक जी रचनाकार की गरिमा, उसके रचनात्मक श्रम का सही सही स्वीकार निहित है। पिछले 2 वर्षों के पुरस्कार समारोह नहीं हो पाए कोरोना की वजह से, तो इस बार एक ऑनलाइन समारोह में वो दोनों पुरस्कार दिए गए, राहुल सिंह और आशुतोष भारद्वाज को। तो उसमें आलोचना की जी सामाजिकता पर एक सत्र भी आयोजित था, उसमें संयोग से मुझे भी बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। इतना बढ़िया समारोह जी हुआ शोभा जी। और उसके ऑफलाइन जो पुराने वाले दिग्गज समारोह होते थे, जिसमें आलोचना के तलवारबाज जी अपनी तलवारें निकाल लिया करते थे, मुझे उनमें भी शामिल होने बिल्कुल। का मौका मिला है। तो वो जी हिंदी के बहुत अच्छे दिन थे। और ये नहीं कि हिंदी के खराब दिन आ गए हैं, बल्कि हमें उन अच्छे दिनों में से जो सबसे सारभूत, सबसे बीच का, सबसे केंद्रस्थ तत्व है, उसको आज की सक्रियताओं में ले आना होगा। और ऐसे पुरस्कार बनाने होंगे पूरी तबीयत के साथ, जिनको देने से वाकई कलाकार का सम्मान बढ़े, उसकी कविता जी को जेरे बहस बहस के बीच में ले आया जा सके। कविता में दम होगा तो वो बहस में आएगी, और नहीं होगा दम तो हम चाह के भी उस पर बहस नहीं कर पाएंगे। तो जी ये बात मन में बार अ, बार आती है। और वो किताब कैसे लिखी गई, दरअसल मुझे ये बताना था। एक दिन अचानक मैं बैठा जी और विष्णु जी की कविताएं पढ़ने लगा। विष्णु जी नहीं थे, जब वो नहीं रहे थे, मैं श्रद्धांजलि का एक शब्द तक नहीं लिख पाया था। मैं इतना अकेला पड़ गया था कि मैंने मंगलेश जी को लिखते हुए देखा, पंकज चतुर्वेदी भाई साहब को देखा, सारे मित्र परिचित हिंदी कविता से प्यार करने वाले लोग अपने अपने शब्दों में, अपनी अपनी भावनाओं के जरिए उन्हें याद कर रहे थे। मुझसे कुछ लिखा न गया। लेकिन पिछले बरस जब तालाबंदी, घर बंदी हुई और मुझे अपने नाटकों के पूर्वाभ्यास और उनके मंचनों और नाटकों के लिए होने वाली यात्राओं से कुछ खाली समय मिला, तो मैं विष्णु जी की कविताएं पढ़ने लगा और उनकी कही हुई बहुत सारी बातें याद आने लगी। तो वो सिलसिला फेसबुक पोस्ट के जरिए चलने लगा, और जी इतना प्यार, इतनी सराहना,
पीछे से इतना समर्थन मिला उसको फेसबुक पर कि मैं समझ गया कि मैं जी एक किताब लिखने वाला हूँ। और फिर उतनी ही सहूलियत से मैंने शुरू में जो कहा कि हिंदी संसार हमारा, उससे हमारी लाख शिकायतें हैं, लेकिन ये हमको तुरंत जी पहचान लेता है। इसकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी जी है। और आप देखिए, कोरोना को ही लीजिए, कोरोना की विडंबनाओं को उजागर करने में जो काम हिंदी के मीडिया ने किया है, अंग्रेजी मीडिया ने भी ये माना कि उसने हिंदी मीडिया को फॉलो किया है। बहुत सत्तात्मक है, फॉलो बहुत किया। मालिक से डरता है, बहुत यथास्थितिवादी है, बड़ा मूर्ख है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, देश और दुनिया के मामलात से अपरिचित है हिंदी का पत्रकार। लेकिन वही तो लेके आया श्मशान घाट से मुर्दों की तस्वीरें। उसी ने बताया कि कहाँ क्या जी गड़बड़ गंगा सड़बड़ तट हो के रहा किनारे है। वो टुकड़ा उठाते हाँ हुए। बिल्कुल। तो वो कविता तो रोज याद करने की चीज है, धूमिल वाली, भाषा में भदेश हूं, जी इस कदर कायर हूं कि उत्तर प्रदेश हूं। तो कायरता का मुहावरा बदल भर देने के लिए वो कविता मुझे रोज याद आती है। मैं कायर नहीं हूं, मेरा प्रदेश कायर जी था मेरे कवि के शब्दों में, लेकिन उसको मैं उलट दूंगा एक दिन। जी मैं देख पा रही थी कि कविताओं में एक दुस्साहस है जो सत्ता के खिलाफ एक सत्ता के खिलाफ नहीं, अगर कहेंगे कि सत्ता के दुराचारों के खिलाफ एक हाँ। दुस्साहस आपने की, लेकिन उस दुस्साहस में भी करुणा करुणा थी। कविताओं को जब मैं पढ़ रही थी, कई कविताएं ऐसी हैं। जी अब मैं कुछ सवाल लूंगी। अगर शतानु जी जो इस टेक्निकल टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, और कुछ सवाल अगर फ्रेम में हमारे थोड़ी देर के लिए स्टेबल कर दे, तो मैं कुछ कविताएं कुछ प्रश्न लूंगी। और तब तक, जब तक वो प्रश्न स्टेबल नहीं करते, एक किस्सा इसमें है कि विष्णु खरे जी किस तरह से मंच से वो बैट लेकर अपना कवर ड्राइव कविता पढ़ रहे थे। वो किस्सा पंकज चतुर्वेदी जी ने आपको बताया था, और इसमें आपने प्रसंग वो अपने स्मृति के अनुसार साझा किया है। छोटा सा वो प्रसंग है, क्योंकि 3 कविताएं क्रिकेट पर लिखी, और कवर ड्राइव को किस तरह से उन्होंने कवर ड्राइव करके भी दिखाया था मंच से। वो तो छोटा सा वो हो जाए आपकी भाषा में। मैं सीधे किताब उठा के पढ़ दूं क्या उसको? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मन की बात दी आपने। अब खोजने में समय लग रहा है, बस बता रहा हूँ। जी प्रफुल्ल अवस्थी जी कह रहे हैं कि वेमेश जी से चुप रह जाने के लिए की कविता भी जाने के लिए कविता से अनुरोध है। अच्छा, चुप जी हो जाने के लिए काजल लगाना भूलना में है ना प्रफुल्ल भाई? जी जी प्रफुल्ल कवर तो ड्राइव कर लेते हैं। हाँ, जी कवर ड्राइव वाली टिप्पणी थोड़ी बड़ी है। मैं आपको एक छोटी टिप्पणी सुना दूं शोभा जी? हाँ जी बिल्कुल। कवर ड्राइव तो इतनी महान, मतलब वो खुद करके एक तो खिलाड़ी थे वो, और इसकी गवाही जी जयप्रकाश चौकसी देते हैं, जो हमारे समय के बहुत बड़े, बहुत लोकप्रिय, बहुत मकबूल फिल्म समीक्षक हैं। ये विष्णु खरे की खुद की हैंड राइटिंग के बारे में है ये जी टिप्पणी मेरी, ये मेरी राय। विष्णु खरे खुशखत थे, उनकी हस्तलिपि बहुत सुंदर थी। एक बार मैंने उनसे इस बात की तारीफ की तो उन्हें अपने पिता की याद आ गई। उनके पिता सुंदरलाल जी अच्छी लिखावट के पाबंद थे, और जिसकी हस्तलिपि बढ़िया न हो उसे अच्छा इंसान मानने से भी इनकार कर देते थे। लेकिन उस दिन विष्णु खरे की मुश्किल दूसरी थी। उन्होंने कुछ घबराहट
और खींच के साथ बताया कि उनकी लिखावट बिल्कुल अपने पिता जैसी होती जा रही है। बोले, इन्वर्टेड कॉमा, मैं आजकल जब लिखता हूं मुझे लगता है मेरा बाप लिख रहा है। मेरी हैंड राइटिंग में उनकी रवायत आ गई है। खुद को लिखते हुए देखता हूं कि वाह, सुंदरलाल जी काम पर लगे हुए हैं। अब हो गया है ऐसा, क्या किया जाए। क्या तो बात है। अपनी परंपरा को, अपनी उत्तराधिकार को कितनी डायलेक्टिक्स के साथ, कितने स्वीकार और अस्वीकार के साथ विष्णु खरे अपने अंतःकरण में आने देते हैं। मैंने ज्यादा लिखा नहीं है शोभा जी, ज्यादा समझने के लिए छोड़ दिया है दर्शकों के, पाठकों के लिए। जी। अब ये बात विष्णु खरे की कविता पर किस कदर आयद होती है, विष्णु खरे हिंदी कविता की मैसिव परंपरा से, प्रगतिशीलता की बृहत्तर परंपरा से क्या सीखते हैं, क्या लेते हैं, क्या छोड़ते हैं, उनके मिजाज से बखूबी जाना जा सकता है। ये जी। कबीर चौरा हर्षित श्याम जायसवाल जी कह रहे हैं कि जी, कबीर चौरा ताल समय के दृश्यों का एक शब्द संसार रचा है, उसकी रचना प्रक्रिया कुछ विस्तार से जानना चाहूंगा व्योमेश जी। हर्षित भाई नमस्ते। कबीर चौरा अस्पताल मेरा घर है, मेरा ननिहाल है कबीर चौरा, मेरी माँ का आंगन है कबीर चौरा, जहां पे मेरी माँ कभी फ्रॉक पहन के घूमती रही होगी। मेरे घर और मेरे काम करने के बीच की जगह है कबीर चौरा, कबीर का आंगन, कबीर की कर्म भूमि, कबीर का ताना बाना जहां रखा हुआ है, वो कबीर चौरा मुझे बहुत प्रिय है। क्योंकि भारत के सारे पद्म पुरस्कार प्राप्त संगीतकार बनारस में रहने वाले अपने मर जाने के बावजूद अपनी आत्माओं में उस मोहल्ले की हवा बनकर रहा करते हैं, और जो जीवित हैं वो तो रहते ही हैं, हमारे साथी सब कमबख्त। तो कबीर चौरा अस्पताल जो है वो हमारे जिले का अस्पताल है, बल्कि अब तो मंडल का अस्पताल हो गया है। और मजा ये है कि उस अस्पताल का जो इमरजेंसी वार्ड है उसके ठीक सामने मेरे मामा की दवाइयों की दुकान है। उस दुकान के बाहर एक पेड़ था जिसपे होली के बाद के दिन थे, मतलब वसंत उतर गया था, और एक पेड़ जो है बहुत अजीब ढंग से फूला हुआ था। तो उसी पे वो मैंने कविता की कुछ पंक्तियां लिखी थी। जिला अस्पताल के बाहर एक पेड़ था और मरीज को उसका नाम नहीं मालूम था। वसंत में उसका यौवन और उसकी खिली हुई आपत्तियां नहीं मालूम थी। उसे अपनी बीमारी का नाम नहीं मालूम था, उसे अपने गांव का नाम मालूम था। एक दिन एक लड़की ने मुझसे पूछा कि तुमने अस्पताल के बाहर वाले पेड़ का अजीब देखा है? तो मैंने कहा कि हाँ, ये देखने का साझा था। मैं उस पेड़ को हिमाकत या व्यस्त सड़क पर अतिक्रमण मानना चाहता था, लेकिन लड़की के सवाल के बाद कुछ दिनों के लिए मैंने ये मानना चाहना टाल दिया। बस इतना ही सा है कबीर चौरा, लेकिन सच कहूं तो मेरी रगों में, मेरी नसों में है कबीर चौरा। जी, मैं सहमत हूँ। मीनाश्री मैम कह रही हैं कि हम कई बार मनुष्य होते होते थक जाते हैं, और इन दिनों लेखक होने से, जैसा आपने कहा था, कवि होते होते थक जाते हैं। अपने लेखक होने को भूल जाना चाहिए किसी न किसी विधि से, वो कोई भी विधि हो। लेखक होना भूलना भी काजल लगाना भूलना जैसा अनिवार्य कार्य है। चंद्रकला मैम कह रही अनिवार्य कार्य है। अरे बहुत बढ़िया महेश। साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन या सच्चे अर्थ में तुम में घटित हुआ, तुम में, आप में। नर्तकियों में चर्चा करनी थी मुझे, कू के लिए, कुमुद खरे के लिए, जो उन्होंने, विष्णु खरे जी ने अपनी पत्नी के लिए लिखी। लेकिन समय देख रही हूं मैं, समय बढ़ चुका है, तो जिसके लिए मेरे पास कितने सारे मैसेजेस आए थे
वो मैं नहीं करूंगी तो हो सकता है कि कल समय से अपने कार्यालय ना आ पाऊं। तो इसके लिए एक बार क्योंकि तुम मुकदमा लिखा देती हो, तुम हो कि मुकदमा लिखा देती हो, ये एक बार पाठ हो जाए सर, और उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। विद्या सिन्हा जी का जो प्रसंग इससे जुड़ा हुआ है मैं देख रही थी, एक बार ये हो जाए। मुझे आपकी ये लाइन बहुत खूबसूरत लगी सर, कबीर चौरा की, जहां पर मेरी माँ कभी फ्रॉक पहनकर घूमा करती थी। मैंने उसको लिख लिया है, मतलब मैं इसको डायरी में लिखूंगी। ये कविता विद्या सिन्हा पर है, और क्या कहूं, मैं सीधे कविता सुनाता हूं। उनके साथ एक दुर्घटना हुई थी जी और वे जी 60 बरस से ऊपर की थी। तब उनके पति ने कुछ घरेलू हिंसा वाला मामला था, तो उन्होंने वर्सोवा पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी। छोटी सी खबर इतनी बड़ी सी अखबार में छपी, तो उसे पढ़ते हुए तमाम सारे संदर्भ जो, लेकिन तुम हो कि मुकदमा लिखा देती हो। तुम शब्बर चाचा के घर की बगल में भी रह सकती थी। तुम गुलिस्तां प्राइमरी स्कूल में पढ़ भी सकती थी। तुम्हारे अब्बू शहनाई भी बजा सकते थे। लेकिन 62 की उम्र में तुम उठती हो और वर्सोवा पुलिस थाने जाकर अपने 71 साल के पति नेताजी सालंके के खिलाफ उत्पीड़न का मुकदमा लिखा देती हो। तुम्हारे साथ बदसलूकी हुई है, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तुम जो कर सकती थी कर आई हो, और ये दुबली पतली खबर देश में फैल भी गई है। फ्लैट का दरवाजा भीतर से बंद कर लो। थोड़ी देर में आएगा दिनेश ठाकुर, हाथ में रजनीगंधा के फूल लिए, या अमोल पालेकर भी आ सकता है, या मैं भी आ सकता हूं। कोई न कोई आएगा। उसके दरवाजा खटखटाते ही फिल्म शुरू होती है। 60 के अंत की फिल्म, 70 के शुरू की फिल्म, शहर आने की फिल्म, जेल जाने की फिल्म, बहुत ज्यादा लोगों से कम लोगों की फिल्म, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फिल्म या पब्लिक सेक्टर की फिल्म शुरू होती है एक फ्लैट का दरवाजा खटखटाने से। लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच सिर्फ दरवाजे भर की दूरी नहीं है, बहुत से जमाने हैं और बहुत से लोग। विद्याचरण शुक्ल हैं और B.R. चोपड़ा हैं और प्रकाश मेहरा हैं और मनमोहन देसाई हैं और आनंद बख्शी हैं और ठाए ठाए और ढिशुम ढिशुम और ढै है, और घटिया फिल्में हैं और अत्यंत घटिया राजनीति है और आपातकाल है। दरअसल गिरावट के अंतहीन मुकाबले चल रहे हैं मेरे और तुम्हारे बीच की जगह में, और तुम हो कि मुकदमा लिखा देती हो। मुकदमा। मैं जानना चाहता हूं कि इस समय तुम क्या कर रही होगी। क्या कर रही होगी तुम हिंदी फिल्मों की एक गुमनाम और मीडियोकर अभिनेत्री। तुम परवीन बॉबी या जीनत अमान भी तो हो सकती थी। तुम मणिकौल की सिद्धेश्वरी में विद्याधरी भी बन सकती थी। तुम मन्नू भंडारी भी हो सकती थी, व्यास सम्मान ग्रहण करती हुई। तुम मेरी नानी भी हो सकती थी। बेटी हो सकती थी तुम, वो बहन हो सकती थी जिसकी शादी तुम्हारे अस्तित्व की तरह ढहा दी गई थी एक दिन। मेरी बीवी हो सकती थी तुम। मेरी मां 60 साल की हैं
और तुम 62 की। मेरी माँ हो सकती थी तो, मेरी माँ हो सकती हो तुम। अम्मा, यहीं बनता है एक मानवीय संबंध। मैं इसे दर्ज करता हूं और अपने पिता से तुम्हारी बात पक्की करता हूं। अगर तुम्हें पसंद हो ये सब तभी, लेकिन तुम हो ये मुकदमा लिखा देती। बस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। और अगर अंतिम इस कार्यक्रम में अंतिम बात आप अगर कुछ कहना चाहें। अब ये जाहिर है हम सब लोगों पर कि मृत्यु ने हमें बहुत कम अवसर दिए, तो बहुत काम किया जाए हम सब लोग मिलके, बहुत एक दूसरे पर भरोसा करते हुए, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हुए, बगैर ऊबे बहुत अच्छा किया जाए। और अगर भारत किसी तरह की अपकीर्ति का शिकार हुआ है संस्कृति और साहित्य की दुनिया में, तो भारत के झुके हुए माथे को फिर से ऊंचा कर दिया जाए। बस यही है कहना। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश शुक्ल जी। और मैं आभारी हूँ KLF की कि आज इतना सुअवसर मुझे दिया गया। ये मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात है कि तो मेरे लिए मुझे एक दोस्त मिला आज। शुक्रिया। अब मैं इस कार्यक्रम को खत्म करती हूँ, लेकिन 1 मिनट और लूंगी और उसके बाद मैं वीडियो से निकल आऊंगी। अहमद फराज जी की शायरी है जो जब मैं पढ़ रही थी तो ये पास्ट टेंस में थी, और जब मैंने काजल लगाना भूलना पढ़ लिया तो मैंने इसको प्रेजेंट टेंस में किया विमोश शुक्ल जी के लिए। तो इसको पढ़कर 4 से 5 पंक्तियां हैं, पढ़कर समाप्त करते हैं इस कार्यक्रम को। जैसा मैंने पहले कहा कि ये पास्ट थी, जहां था है वहां पर है समझना है, थे है समझना है, बस। और मैं पढ़ रही हूं। तेरा शायर तेरा मुगन्नी गायक, वो तेरा शायर मुगन्नी, वो जिसकी बातें अजीब सी हैं, वो जिसके अंदाज खुसरवाना थे, शाही अंदाज थे, वो जिसके अंदाज विमर्श के मामले में खुशरवाना है, अदाएं गरीब सी हैं, जिस जीने की ख्वाहिशें भी खुद उसके अपने नसीब से हैं। ना पूछ उसका कि वो दीवाना बहुत दिनों का उजड़ चुका है, वो कोकुन तो नहीं है लेकिन कड़ी चट्टानों से लड़ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया विमोश जी पुनः आपका, और कोई भूल चूक हो उसके लिए माफी दर्शकों से भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ इस मुलाकात के बाद। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया सभी KLF के दर्शकों का, और आप सभी का स्नेह प्रेम ऐसा ही बना रहे। इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं मैं शोभाक्षा और विमोश शुक्ल जी। नमस्कार।